नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक संसद परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य केंद्रीय एवं एनडीए सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए। बैठक के दौरान एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की शानदार जीत के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर जेडीयू सांसद संजय झा, एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल और अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। बैठक में उपस्थित नेताओं ने बिहार चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए नेतृत्व की सराहना की और आगामी योजनाओं पर विचार विमर्श भी किया। और इसके साथ ही बता दें कि सांसदों ने पीएम को सम्मानित किया। और इसके साथ ही बता दें कि बिहार में एनडीए को और गठबंधन को मिली जीत को लेकर सांसदों ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक संसद परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य केंद्रीय एवं एनडीए सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए। बैठक के दौरान एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की शानदार जीत के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर जेडीयू सांसद संजय झा, एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल और अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। बैठक में उपस्थित नेताओं ने बिहार चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए नेतृत्व की सराहना की और आगामी योजनाओं पर विचार विमर्श भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में वाहनों की अखिल भारतीय पर्यटक परेड को वैधता संबंधी नए नियमों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब पर्यटक परमिट की वैधता एनसीआर और नॉन एनसीआर क्षेत्रों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीआर इलाके में पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए अधिकतम वैधता अब 12 साल होगी, जबकि डीजल वाहनों के लिए यह 10 साल निर्धारित की गई है। नॉन एनसीआर इलाकों में पेट्रोल, सीएनजी वाहनों के लिए अधिकतम 12 साल और डीजल वाहनों के लिए 10 साल की वैधता रहेगी। और इसी प्रकार जो हमारी टूरिस्ट गाड़ियों की जो चलने वाली हैं, उन गाड़ियों की अवधि तय करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो पहले 8-9 साल होती थी, अब एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है और डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय की गई है। और इसी प्रकार नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल गाड़ियों सभी के लिए 12 साल तय की गई है। और इसी प्रकार जो अन्य परमिट हैं, जैसे स्टेज कैरीज या कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, गुड्स कैरीज और स्कूल बसेस, इसके लिए पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। क्योंकि ये पहले अमेंडमेंट आया था, ये इसको एज इट इज रखा है, इसमें चेंज नहीं किया। और इसी प्रकार डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष वो तय की गई है। सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए नॉन एनसीआर एरिया में अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। छतरपुर जिले के खुजराहो स्थित विश्व प्रसिद्ध पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में एक भव्य लाइट एंड शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कांजूर महादेव मंदिर की ऐतिहासिक भव्यता और आध्यात्मिक महिमा को दर्शाते हुए इस शो ने उपस्थित दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शो का अवलोकन करते हुए कहा कि खुजराहो भारत की संस्कृत धरोहर का प्रतीक है और ऐसे कार्यक्रम पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ नए आयाम स्थापित करने हैं। उन्होंने मंदिर परिसर की कला, शिल्प और सत्यापन कौशल पर प्रकाश डालते हुए इसे देश की समृद्ध विरासत बताया।
इसके साथ ही आदिवर्त संग्रहालय खुजराहो में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने आदिवासी कला और लोक संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री ने कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार प्रयासरत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पर्यटक, स्थानीय नागरिक और अधिकारी उपस्थित रहे। लाइट एंड साउंड शो के जरिए खुजराहो के इतिहास और मंदिरों की अनूठी कथाओं को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। छतरपुर जिले के खुजराहो स्थित महाराजा चित्रसाल कनेक्शन सेंटर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। इस प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास, शिक्षा विस्तार और जन कल्याणकारी योजनाओं पर अपनी सरकार की प्राथमिकता साझा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी इलाका शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। हमारी सबकी प्रायोरिटी है बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये अद्वितीय सौगात नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से मिली थी, जिसके कारण से बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का ये दोनों इलाके मिलाकर के सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए बुंदेलखंड की सारी चीजों में से केवल एक ही काम की कमी थी, पानी की। और हमारी सरकार ने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से देश भर में नंबर 1 का स्थान बनाया। जब हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सभी के साथ नदी जोड़ो अभियान में सबसे आगे निकले और यशस्वी प्रधानमंत्री ने नदी जोड़ो अभियान के लिए 90% की ग्रांट दे करके हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सभी तरह से, जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया, पीने के पानी, औद्योगिकरण और सिंचाई के लिए पर्याप्त रूप से जल राशि का प्रयास किया। साथ ही साथ बुंदेलखंड को लेकर के हमने अपने इस स्थान पर टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए, आपको उल्लेख होगा कि ये ओबेरॉय ग्रुप के माध्यम से पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ एक ऐतिहासिक किले के रूप में जो प्रॉपर्टी थी, आज वो अपना एक विशेष स्थान बनाते हुए हमारे पन्ना रिजर्व टाइगर और साथ ही साथ पर्यटन के बाकी गतिविधि चलाने के लिए ये अद्भुत स्थान बना है। हमने टूरिज्म के साथ साथ माइनिंग सेक्टर में भी, जैसे हीरा को जीआई टैग दिलाया, पन्ना के अंदर मेडिकल कॉलेज, कटनी के अंदर मेडिकल कॉलेज, हमारे अपने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज अगले साल तक प्रारंभ हो ही जाएगा। टीकमगढ़ का और सारे क्षेत्र की दृष्टि से एक एक करके हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, उद्योग धंधे की दृष्टि से कई सारी सौगातें कल हमारी कैबिनेट में भी आने वाली है। और आज दिन भर हमने हमारी सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के समीक्षाओं का कार्यक्रम या क्रम जारी रखा, जिसमें बीते 2 वर्ष के काम के समीक्षा करते हुए आने वाले 3 वर्ष के भी कामों के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हम बुंदेलखंड और प्रदेश की क्या सेवा कर सकें, ऐसे कई कामों को लेकर आए। ये कन्वेंशन हॉल का उपयोग प्रॉपर तरीके से शासन के साथ सामाजिक स्तर पे सभी प्रकार से इसके बेहतर उपयोग हो, इसलिए पर्यटन विकास निगम को पुनः दिलवा करके इसकी सुविधा के साथ साथ ये हमारा क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। आज हमने यहाँ अपने खजुराहो में जनजाति जाति विभाग, स्थानीय शासन विभाग, टेक्निकल और एजुकेशन के साथ ऐसे कई प्रकार के अलग अलग विभागों की भी समीक्षा की है और हमारे अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके विभागों के भी कई दूरदर्शी निर्णय लेने का प्रयास किया है। हम सब उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी नंबर 1 का राज्य बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे अब यहाँ से आपके बाद लाइट एंड साउंड शो कार्यक्रम में हमारे सभी माननीय मंत्री कल आज उसमें शामिल होंगे। और ये जो हमारा प्रयोग हो रहा है कि हम अलग अलग क्षेत्र के विकास की दृष्टि से कैबिनेट भी वहीं जाके करें,
ताकि उस क्षेत्र को भी लाभ मिले, मंत्रीगणों को भी और जनता को भी, दोनों के बीच की दूरी आनंद के साथ एक दूसरे को समझने में भी समय लगे। और इसी आधार पर यह बुंदेलखंड में पहली बार खजुराहो में कैबिनेट करने का निर्णय किया है। और जैसा कहा कि केवल कैबिनेट करने नहीं आए, कैबिनेट के माध्यम से कई सारी सौगातें भी दिलाएंगे। और कल से आज तक लगातार 3 दिन तक एक तरह से मैं खुद भी यहाँ हूँ और मेरे सारे माननीय मंत्रीगण इस पूरी मीटिंग और आयोजन में जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ और जनता के माध्यम से हमारी सरकार को जो सहारा संबल मिला था माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हम सब जन कल्याणकारी कामों में लगातार लगे रहें, इसी भावना के साथ मेरी बात पूरी होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली, कॉल रिस्पांस समय और शिकायत निवारण की प्रक्रिया का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन 181 के माध्यम से आम जनता को प्रभावी सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म लोगों की समस्याओं के समाधान और शिकायत निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने हेल्पलाइन के स्टाफ से संवाद करते हुए सेवा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारी को जनता की शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण कार्यक्रम में संबंधित विभागीय अधिकारी और हेल्पलाइन स्टाफ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जनता को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मंडल में जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का उद्देश्य जिले और मंडल के विकास कार्य, योजनाओं की प्रगति और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करना था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र विकास, जन कल्याणकारी परियोजनाओं के समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन और जनता तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए जिला प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बैठक में नगर पालिका, पंचायत प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की और क्षेत्र की समस्याओं, मांगों और विकास के अवसर पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जाए और विकास कार्यों की निगरानी नियमित रूप से की जाए। इस बैठक में आगरा मंडल के सभी जिलों के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और उन्होंने क्षेत्र विकास के लिए सीएम को सुझाव भी दिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हालिया आयोजन महत्वपूर्ण है और यह हमारी कहानी में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है और कहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोग पहले ही पुनर्स्थापित कर दिए हैं और जिनमें से कुछ मध्य प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र में बसाए गए हैं। आप एक बार चलेंगे तो ये घटना बड़ी है और हमारे इस पूरे ही अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उन्होंने हम सबके लिए समय दिया है। एक स्थिति आपको ध्यान में है, एमएमसी जोन जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जोन है, उसके एसजेडसी जितने थे उन्होंने पहले पुनर्वास कर लिए। एक ने मध्य प्रदेश में, एक ने महाराष्ट्र में, और आज सुबह से जो एमएमसी जोन के हेड है रामदेव, जो सीसी मेंबर भी इनके हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से 2 ही सीसी मेंबर थे, एक हिडमा और एक रामदेव। तो रामदेव ने भी आज पुनर्वास सुबह कर लिया है अपने सारे साथियों के साथ। हथियार भी लेकर आए हैं, साथियों के साथ पूरे मनोभाव के साथ पुनर्वास कर लिया है। इस तरीके से एमएमसी जोन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का जो जोन है वो लगभग अब क्लीन हुआ है, साफ हो गया है, खाली हो गया है। इस पुनर्वास का स्वागत करते हैं। बार राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग की घनी परत छाई रही। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का दृश्य धुंध और धूल से ढका हुआ नजर आया। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 265 दर्ज किया गया, जिसे खराब श्रेणी में रखा गया। वहीं अक्षरधाम और आनंद विहार इलाकों से प्राप्त वीडियो में धुंध की अधिकता देखी गई है।
सीबी के अनुसार इन क्षेत्रों में AQI 319 तक पहुंच गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। मंडी हाउस और कश्मीरी गेट इलाके से सुबह के ड्रोन दृश्य में भी यही स्थिति दर्शाते हैं, जहां धूल और प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता अत्यंत ही खराब बनी हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अक्षरधाम से है, दूसरी इंडिया गेट से है, तीसरी कश्मीरी गेट की है, चौथी आनंद विहार की है, पांचवी मंडी हाउस की है। और इन पांचों की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्मॉग की चादर छाई हुई है। दिल्ली में जहरीली हवा का प्रकोप किस कदर है। स्मॉग की चादर इन पांचों की तस्वीरों में आपको साफ देखने को मिल रही है और दृश्यता इतनी कम है कि वाहनों को आवाजाही और आने जाने में दिक्कत हो रही है, जिससे दुर्घटनाओं का भी काफी ज्यादा खतरा बना रहता है। इसके साथ ही शहर के कई इलाकों में घना स्मॉग है, जिससे दृश्यता इतनी कम हो गई है कि वाहन चलने में और वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, जो कि काफी ज्यादा चिंता वाला विषय अब लोगों के लिए बनता जा रहा है। और इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें और मास्क का उपयोग जरूर करें। पाकिस्तान का एक ऐसा मुल्क जहां आज सत्ता की जंग, सेना की पकड़ और राजनीतिक बदले की आग तीनों एक साथ जल रहे हैं। और इसी आग के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर ऐसी अफवाह उठी जिसने पूरे देश को दहशत में डाल दिया। अफवाह कि इमरान खान की हत्या हो चुकी है और पाकिस्तान सरकार इसे छिपा रही है। लेकिन इसी अफवाह के बीच इमरान खान की बहन उज़्मा खान को जेल में मुलाकात की इजाजत दी जाती है और वह बाहर आकर बताती हैं इमरान जिंदा है, लेकिन मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं, उन्हें दुनिया से काट दिया गया है। उधर पेशावर में पीटीआई और उनकी सहयोगी पार्टी की विशाल रैली, जहां खुले मंच से कहा गया इमरान के खिलाफ साजिशें बेकरार जाएंगी, पाकिस्तान को नया रास्ता चाहिए। और इसी को लेकर हमारी खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक अफवाह ने पूरा पाकिस्तान हिला दिया, क्यों इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता संरचना के लिए खतरा माने जा रहे हैं और सेना से लेकर सरकार तक कौन इस खेल में लगा हुआ है। होने लगा, इमरान खान नहीं रहे, अदियाला जेल में उनकी हत्या कर दी गई। कुछ ही मिनटों में ये पोस्ट हजारों बार शेयर हुआ, वीडियो बनाए गए और देखते ही देखते रावलपिंडी से लेकर कराची तक एक ही अनियंत्रित भीड़ सड़क पर उतरने लगी। लोग पोस्टर लेकर पूछ रहे थे, इमरान है कहां? पाकिस्तान सरकार और जेल प्रशासन ने शुरू में चुप्पी साध ली और यही चुप्पी अफवाह को और भी बढ़ाती गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, पुलिस को तैनात कर दिया गया और सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। लेकिन इमरान के परिवार को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली और यहीं से अफवाह के पीछे की साजिश की थ्योरी मजबूत होती गई। लगातार दबाव बढ़ने पर इमरान खान की बहन उज़्मा खान को जेल में मुलाकात की इजाजत मिलती है। करीब 20 मिनट की इस मुलाकात के बाद बाहर निकलते ही वे कैमरे के सामने आती हैं और फिर एक बयान जो पाकिस्तान की सत्ता गलियारों में भूचाल ले आया। इमरान खान जिंदा है, लेकिन उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें बाहरी दुनिया से काट दिया गया है। इन सब के लिए जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार है। उज़्मा यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि उन्हें अंदर जाकर भाई को देखकर एक बात समझ आई है, इमरान का गुस्सा सहते सहते अब उबल रहा है और वह पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों पर भारी पड़ सकता है। अफवाह के खंडन के बाद भी सवाल वही रहे, मुलाकात 27 दिन बाद क्यों हुई, परिवार को पहले क्यों रोका गया? क्या अफवाह इसलिए फैली क्योंकि सूचना का प्रभाव रोका गया? अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं और ये बल्कि इंडिया से हमें तो पता चला कि इंडिया से खबर निकली थी कि उनको कत्ल कर दिया। अब इतनी बड़ी बात कैसे इन्होंने शुरू की, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। मैम, आप पिछले हफ्ते जब प्रोटेस्ट करने गए वहां पर और मिलने की कोशिश करने की करी आपने कि मैं मिलूं अपने भाई से, तो आपको रोक दिया गया, आपको जाने नहीं दिया गया और आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया गया, आपको धक्का मुक्की भी हुई, आपके साथ पिटाई भी हुई। किस तरीके से देखती हैं आपके साथ जो एक्शन लिया गया और जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है, पुलिस रिएक्ट कर रही है इस सिचुएशन को? वो पुलिस को क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है और पुलिस जब, मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाजत दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं ना बूढ़ा देख रहे हैं।
और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान जेल में पाकिस्तान की राजनीति उबल रही है और इसी बीच पेशावर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक विशाल रैली होती है। इसी रैली में सिर्फ पीटीआई ही नहीं बल्कि तारीफ-ए-तौवाज-ए-आईन पाकिस्तान भी शामिल हुई। दोनों पार्टियां एक साथ मंच पर और संदेश एक, इमरान के खिलाफ साजिशें काम नहीं आएंगी। रैली में हजारों लोग जुटे, लोगों ने हाथों में तख्तियां उठाई, अब भी कप्तान हमारे दिल में है। इमरान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान सड़कों पर होगा। आखिर इमरान खान का नाम आज भी पाकिस्तान में इतना बड़ा क्यों है? कश्मीर पर बोलने का अंदाज, सेना की नीतियों का खुला विरोध, अमेरिका पर खुली राजनीति, इमरान ने ऐसे मुद्दों को छुआ है जिनको पाकिस्तान में टच मत करो लिस्ट माना जाता है। पाकिस्तान की सत्ता का असली केंद्र हमेशा लोकतांत्रिक सरकार नहीं है बल्कि सेना का GHQ है। इमरान खान ने पहली बार पाकिस्तान की राजनीति में व्यय किया जो आज तक किसी नेता ने नहीं किया था। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि पाकिस्तान के अंदर सेना का दखल खत्म होना चाहिए। जनरल बाजवा और बाद में जनरल असीम मुनीर पर खुलकर आरोप लगाए। यहीं से इमरान और सेना के बीच ठन आ गई। यहीं से इमरान और सेना के बीच बता दी कि तनाव बढ़ने लगा। इमरान को आरोग्य करार, मई 2023 गिरफ्तारी, फिर एक के बाद एक 200 से ज्यादा केस और अब मानसिक टॉर्चर का आरोप। यह कहानी एक राजनीतिक विरोध से कहीं बड़ी है। जिस तरह से अचानक पूरे पाकिस्तान में। अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां बता दें कि नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम धामी मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। करने का कार्य आप सबके माध्यम से होना चाहिए, जिससे आपके द्वारा शिक्षित प्रशिक्षित जो चिकित्सक हैं वो न केवल एक कुशल और दक्ष चिकित्सक ही बनेंगे बल्कि आने वाले समय में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति पूरा करें, ईमानदारी से उनको निभाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप सभी लोग पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरे उत्तरदायित्व के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं जो अच्छा बनाना हम सबके लिए बहुत चुनौती है। सभी, चाहे मैं हूं शिक्षा, चाहे चिकित्सा मंत्री जी हैं, सचिव साहब हैं, हमारे सारे प्रचार्यगण हैं, अधिकारीगण हैं, आप सब लोग हैं, हम सब लोग एक ही तराजू पर बैठे हैं और हम सभी का दायित्व है कि इस तराजू को ठीक प्रकार से बैलेंस करें। उसमें हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व भी है और क्योंकि राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए अच्छा बनाना सच में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। कहने से करना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन हम सब लोग करने पर विश्वास करते हैं और अच्छा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप सबकी सहभागिता जुड़ जाएगी आपके बाद, तो मैं समझता हूं कि गाड़ी जो धीरे धीरे चल रही है ये और तेज रफ्तार पकड़ेगी, तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमें आयाम प्राप्त करने हैं, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने हैं, जन जन तक हमारी चिकित्सा पहुंचे, हमारा स्वास्थ्य विभाग पहुंचे, उसके लिए हमारे प्रयासों को गति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साथियों, हमारी सरकार राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को